सीबीबी क्लास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में गृह विज्ञान के पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एक वायरल पेपर है और आप यहां से अगर क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपके पेपर में 100% यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक महा मैराथन होगा और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको तैयार करवाएंगे वो साथ में आपको तैयार करवा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पेपर पैटर्न देख लीजिए। आपको बता दें कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे लिखेंगे कॉपी में वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 5 से जो है 10 देखिए, इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न रहता है और इसमें जो है आपको जो आंसर देना है वो कितने शब्दों में देना है, कितने जो है आपको लाइन में लिखना है, ये भी आपको बता देंगे। देखिए शब्द यहाँ पे दिया है कि जो है आपको 25 शब्दों में जो है इसका जो आंसर देना है। 1 नंबर का प्रश्न होगा तो आपको उसी हिसाब से जो है आपको लिखना है। ठीक है, आगे आपको बताते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन से। सबसे पहले यहाँ पे जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उनको आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे बहुविकल्पीय कार्य को प्रभावित करते हैं। ऐसा कौन सा इसमें राइट आंसर होगा जो कार्य को प्रभावित करते हैं? तो इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे शिक्षा या स्वास्थ्य, आयु एवं लिंग, अवसर की उपसुलभता या उपर्युक्त सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा आप भी एक बार कमेंट करिएगा कि इसमें राइट आंसर क्या होगा और आप भी चेक करिए कितने आपके राइट आंसर होते हैं। एक आपको छोटा सा ट्रिक बताते हैं, ट्रिक ध्यान रखिएगा। आपका एक एवरग्रीन ट्रिक है, सब में काम करेगा। ठीक है, जो भी आपके जितने भी विषय होंगे, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले और चौथा वाला ऑप्शन ये सभी दिखाई दे या उपयुक्त सभी या ये सभी या इनमें से सभी, तो समझ जाइए कि वो लास्ट वाला ऑप्शन ये सभी वाला 99% सही होता है। तो अगर आप जो है अंदाजा मार देंगे ये उपयुक्त सभी वाला, तब भी आपका 99% चांस है सही हो जाएगा। 1% कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन 99% चांस ही होता है कि जो है ये सही हो जाता है। तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, बिना पढ़े आप लगा सकते हैं, तब भी आपका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह में वर्जित है, मधुमेह में क्या वर्जित है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा व विटामिन, खनिज लवण। क्या इसमें जो है वर्जित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बताइएगा कि क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोषण को निर्धारित करते हैं। पोषण को क्या निर्धारित करते हैं? आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि इसमें ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, बच्चों की गतिविधियों एवं अनुभव बढ़ाने की उम्र क्या है? तो बच्चों की जो गतिविधियां हैं एवं अनुभव बढ़ाने की जो उम्र है उसमें जो है 5 वर्ष इसमें माना गया है। ठीक है, राइट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नैदानिक पोषण का संबंध किससे है? नैदानिक पोषण का संबंध किससे है? तो यहाँ पे छोटे बच्चों से, वृद्धों के पोषण से, बीमार व्यक्तियों के पोषण से। तो इसमें जो है आप एक बार करेक्ट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नैदानिक या नैदानी पोषण। नैदानी पोषण क्या होता है ये आप जरूर बताइए कमेंट करके, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे देखते हैं। दूसरा यहाँ पे है कि भारत में कितने वर्ष की आयु तक अधिकतर बच्चे आर्थिक कारण से विद्यालय नहीं जा पाते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 से 14 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पे कह रहा है कि वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो गरीबी रेखा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिनका स्तर आय का कम होता है वो गरीबी रेखा के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अगला है, निम्न में से कौन सी गैर संक्रामक बीमारी है? तो इसमें गैर संक्रामक बीमारी आप भी इसका आंसर दे दिए होंगे, ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ है, यह एक विशेष क्षेत्र है जिससे आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन, भौतिक, पाक कला और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल हैं, वो क्या कहलाता है? तो इसमें जो है आपका खाद्य प्रौद्योगिकी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें मजेदार बात ये है कि अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि खाद्य प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं तो ये परिभाषा आप लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल। आपका यहाँ पे एक
क्वेश्चन से 2 सवाल यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है खाद्य में दिखाई ना देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट का कारण है। तो इसमें जो प्रोटोजोआ है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये खाद्य में दिखाई ना देने वाले सूक्ष्म जैविक संकटों का उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरी का निम्न में से कौन सी डिजाइन का तत्व नहीं है। तो डिजाइन का तत्व नहीं है, नहीं डिजाइन में इसमें जो है नहीं है, तो संतुलन, बनावट, सजावट, रेखा। अगर बात करें तो डिजाइन में जो है सजावट बाद में होती है जब डिजाइन बनकर तैयार होती है, तो उसमें सजावट राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है भारत में गरीब हैं विश्व के कितने परसेंट। भारत में गरीब हैं विश्व के 1/3% जो है देखा जाए तो गरीबी की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस वर्ग की आयु वर्ग शिशु अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत हो जाते हैं। तो आप भी इसका जवाब दे सकते हैं कि किस आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो किस मतलब बच्चों को मतलब व्यक्ति को देखकर भयभीत हो जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो है 8 से 12 माह के बच्चे जो होते हैं। 8 से 12 माह के बच्चे जो होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को या अनजान व्यक्ति को देखकर डर जाते हैं, थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा 8 से माह ने लगभग साल भर के बच्चे जो है अपने माता पिता को या जो आसपास में चाचा चाची जो भी रहते हैं, बुआ, इन सबको पहचानने लगते हैं। और 8 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो डर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्न में से उपभोक्ता की समस्या कौन सी है। तो आप सभी इसमें आराम से टिक मार दिए होंगे भैया कि ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्रिक आपका काम कर रहा है यहाँ पे। अंतरराष्ट्रीय फैशन से प्रारंभ प्रभुत्व कब से प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय फैशन की बात करें तो 19वीं सदी के प्रारंभ से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे है। नेक्स्ट है भारत में परंपरागत व्यवसाय क्या है। तो ये भी आप आराम से टिक कर सकते हैं क्योंकि कृषि कला, काष्ठ कला, धातु, ये सभी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में वरिष्ठ नागरिक की आयु, भारत में वरिष्ठ नागरिक की आयु सीमा क्या होनी चाहिए, मतलब क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि 60 वर्ष से अधिक अगर है तो वृद्ध की श्रेणी में या वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन कार्य क्या है। प्रबंधन कार्य की बात करें तो आप सभी को पता चल गया होगा कि इसमें राइट आंसर ये सभी इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे संचार का माध्यम नहीं है। तो संचार का माध्यम नहीं है रेडियो, रेडियो से संचार आप भाई कम्युनिकेशन होता है, टीवी से भी होता है, अखबार से भी होता है, घटना से नहीं होता है। घटना के बारे में जब बताते हैं तो हमें पता चलती है इसका मतलब कम्युनिकेशन संचार हो रहा है, तो घटना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट संप्रेषण गति देता है। संप्रेषण कम्युनिकेशन की बात हो रही है, संप्रेषण है गति देता है, यानी कम्युनिकेशन गति देता है, विचारों को भी देता है, तथ्य समिति को देता है। इसका मतलब ये दोनों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इन सभी का आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है ताकि जब आप पीडीएफ पाएं तो इससे आप रिवाइज कर सके। चलिए बात करते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इत्मीनान से बैठ जाइए और आपको अच्छे से मैं समझाने वाला हूं क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग तैयार करेंगे उसे आसान शब्दों में याद करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा ये 25 शब्दों में लिखना है। 25 शब्दों का मतलब कि आपसे 2 से 3 लाइन में आंसर को प्रेजेंट करना है। बहुत फास्ट काम करना है, लिखना बहुत ज्यादा रहेगा, इसीलिए 2 से 3 लाइन में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कर देनी है। आपको बता दें मैक्सिमम आप 5 लाइन से ज्यादा आंसर को प्रेजेंट नहीं करेंगे, उसे में अपना 5 लाइन में आंसर दे देंगे। और आप ध्यान रखिएगा एक पेज में आप 2 बहुविकल्पीय करिए। ठीक है, एक पेज में से 5 क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 का का और 5 का खा कर दीजिए, बस इतना करिए। फिर अगले पेज पर मतलब अगले पेज पर जाइए और फिर इसके बाद जो है आप 6वें क्वेश्चन मतलब का करिए। ठीक है, का करिए, फिर इसके बाद खा करिए, फिर अगले पेज पे जाइए। कहने का मतलब ये है कि आपको एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करना है जो इसके खंड जैसे 6 नंबर है तो 6 का और खा, फिर 7 नंबर है का और खा, ऐसे करना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए इनका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इनके उत्तर पर नजर डालते हैं और आराम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मतलब 5वें का यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन है। यहाँ पे खाद्य प्रौद्योगिकी किसका उपयोग करती है। खाद्य प्रौद्योगिकी के बारे में अभी मैंने आपको बहुविकल्प में बताया था और यहाँ पे वही चीज यहाँ पे बताया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है और क्वेश्चन करा कि खाद्य प्रौद्योगिकी जो है वो
किसका उपयोग करती है, किसका उपयोग करती है? तो उसमें देखिए खाद्य प्रौद्योगिकी यानी फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी भोजन के उत्पादन यानी कैसे भोजन बनानी है, उत्पादन कैसे करना है, पहला पॉइंट। दूसरा प्रसंस्करण, मतलब कि कैसे भोजन को जो है उसको हम एक जैसा संस्करण होता है ना, एक संस्करण के बाद दूसरा फिर तीसरा, जैसे प्याज होता है, प्याज में परत होता है, ऐसे ये भी है, ठीक है। आगे है पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब कि खाना बनाना है, फिर इसके बाद उसको जो है जैसे आप थाली में सजाते हैं ना, तो थाली में सजाकर प्रसंस्करण में आप ये भी कर सकते हैं कि भोजन बन गया, अब मेहमान के सामने लेकर जाना, तो थाली में सजा के लेकर आप जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि जो है एक ही थाली में उसमें चावल दावल सब्जी रोटी सलाद सब निकाल देंगे, अलग अलग कटोरी में आप निकालेंगे, तो जैसा आप उसका पैकिंग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद पैकिंग, फिर भंडार यानी भंडार, फिर वितरण, ये सब जो है बनाने की जो कला है, यही जो है आपका इसका तकनीकी का उपयोग करती है। सिंपल भाषा में इसको कहा जाए, अगर अपने शब्दों में जब आप इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये आप इसे भूल जाइए कि यहाँ पे क्या लिखा है, बस आप इतना समझ जाइए खाद्य प्रौद्योगिकी का मतलब ये है कि भोजन बनाने से लेकर पूरा पैकेजिंग तक, यानी उसके बाद जो आपने भोजन बनाया, फिर परोसा, फिर पैकिंग किया, फिर इसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, वितरण किया। जिसको भाई जैसे होता है ना कि आप सामान खरीदने गए हो, तो मान लीजिए आपने कहा भैया एक पत्ता चाट, एक पत्ता चाउमीन पैक कर दीजिए, तो वो बनाएगा, पैक करेगा, मतलब रखेगा प्लेट में, फिर पैक करेगा, फिर आपको देगा। ये पूरी प्रक्रिया तकनीकी मतलब कि जो है खाद्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती है, ठीक है। आइए समझ में आ गया होगा। आगे इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, आप उदाहरण को देख सकते हैं। दूध को सुरक्षित रखने के लिए पाश्चुरीकरण तकनीकी का उपयोग किया जाता है, यानी हम ये भी समझ सकते हैं कि जो भी आपने भोजन बनाया है, उस भोजन को सुरक्षा प्रदान किस तकनीकी के माध्यम से किया जाएगा, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, शिक्षकों एवं बच्चों की देखभाल करने वाले व्यवसायिकों को किस पर ध्यान देना चाहिए, यानी जो शिक्षक होते हैं इनको बच्चों की देखभाल करने वाले व्यवसायिकों पर किस प्रकार ध्यान देना चाहिए। तो इसमें आंसर लिखेंगे, शिक्षकों और बच्चों की देखभाल करने वाले बच्चों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। यानी बच्चों को अगर कोई टीचर है, कोई शिक्षक है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों की शारीरिक पर उनके क्या हाव भाव हैं उस पर देखना है, उनकी मानसिक, कोई बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कि दिमाग में कुछ और ही चल रहा है उसके, और सामाजिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, यानी समाज में उसके द्वारा क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आगे चलकर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये पूरी प्रक्रिया इसमें शामिल होगी, ठीक है। उन्हें बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, नैतिक शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बच्चों को सकारात्मक वातावरण देना और उनके साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करना, ये सब जो है इसमें शामिल होता है, ठीक है। अगर इसको दो लाइन में समझना है तो बस आप इतना अपनी भाषा में समझ के लिख सकते हो कि शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों को इस प्रकार से जो है शिक्षा देते हैं कि उनके शरीर का, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से विकास होता है, ठीक है। बस इतना दिन काम हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा उसमें। आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से किस जो है संस्था का सदस्य है। तो यहाँ पे जो भारत स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है, ये किस संस्था का सदस्य है, तो संस्था का केवल नाम लिखना है। तो देखिए भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, और यूनिसेफ जो है इसका अंतरराष्ट्रीय जो है संगठन का सदस्य है। तो अगर आपको एक लाइन में लिखना है, इतना ज्यादा मगजमारी इसमें नहीं करनी है, मतलब ज्यादा इतना लिखना नहीं है, 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर मिलेगा, तो लिख देना है कि भारत स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ये WHO और यूनिसेफ का जो है सदस्य है, बस काम खत्म, ठीक है। ये तो मैंने बस आपको इतना लिखा समझाने के लिए, ताकि आप इसे समझे कि यहाँ पे यह सदस्यता भारत को स्वास्थ्य योजना, महामारी नियंत्रण, टीकाकरण, चिकित्सा शोध आदि के बारे में जो है मदद करती है। तो ये समझने के लिए, बाकी लिखने के लिए आप इतना लिख देंगे कि WHO और यूनिसेफ। अगर WHO ही लिख देंगे ना, बस इतना लिख देंगे, तब भी काम हो जाएगा, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिया गया है, देख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं, समय प्रबंधन क्या है, टाइम मैनेजमेंट। आपको पेपर पूरा सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए कि कैसे कितने समय में हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये बात ध्यान रखिएगा अपने जिंदगी में कि एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छोड़ना, चाहे आए या ना आए। आए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो बना के लिखना है, लेकिन छोड़कर नहीं आना है। ये
बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन की बात करें तो उसमें लिखेंगे समय प्रबंधन। आपकी जिंदगी में हर जगह समय प्रबंधन का ना यानी टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, उसको ध्यान रखिएगा। एक प्रभावी तरीके से अपने कार्य को समय पर पूरा करने की कला होती है। टाइम मैनेजमेंट है क्या आखिर? तो यहाँ पे है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन एक कला है। ध्यान ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन एक कला है जिसके माध्यम से हम अपने कामों को समय से ही कर लेते हैं। जैसे आपको खाना बनाना है और आपको पढ़ना भी है, तो आप ये सोचोगे कि मैं 1 घंटे में खाना बना लूं, इसके बाद जो फटाफट में पढ़ाई करूं। इसका मतलब यह है कि आपने जो 1 घंटा बनाया कि 1 घंटे में खाना में पका लेनी है, खाना तैयार कर लेना है, तो 1 घंटे में जो आप पूरा कर लोगे तो वही टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, वही समय प्रबंधन है। आगे देखिए, इसमें तो आप बस इतना ले देंगे ना तभी काम हो जाएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सेंटेंस को बढ़ा दिया है। देखिए, इसमें प्राथमिकताओं को निर्धारित करना, योजनाबद्ध ढंग से काम करना, समय की बर्बादी को रोकना, ये सब इसमें शामिल होता है। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए लिखा है, एक छात्र को पढ़ाई, खेल, आराम के लिए समय का सही विभाजन करना चाहिए। आपको खाना बनानी है तो कितने घंटे में खाना बन जाएगा? क्या दिन भर खाना ही बनता रहेगा? ऐसा नहीं है। क्या दिन भर पढ़ना ही? ऐसा भी नहीं है, खेलना भी है, पढ़ना भी है, और जो है बहुत सारे काम वो भी करना है। इसका मतलब ये है कि टाइम से अपना काम पूरा करना टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। बस क्लियर, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन यहाँ पे है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना यानी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, और संचार यानी कम्युनिकेशन, और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईसीटी। आईसीटी शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी वह तकनीकी है। क्या है? एक तकनीकी है, एक टेक्नोलॉजी है। कैसे तकनीकी है, कैसी टेक्नोलॉजी है? जिससे जानकारी को एकत्र, संग्रहित और प्रसारित और साझा किया जाता है, ठीक है। जैसे आज के मोबाइल फोन है, सबसे बड़ा आईसीटी यानी सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का स्रोत माना जाता है। सोशल मीडिया आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, ये सब जो है इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है आईसीटी के माध्यम से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, उदाहरण में लिखना चाहते लिख सकते हैं, कोई जरूरत इसकी नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक के कार्यों को बताइए। प्रमुख जो कार्यालय पर्यवेक्षक होते हैं उनके बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं। प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक, इसे इंग्लिश में कहते हैं चीफ ऑफिसर और चीफ ऑफिस सुपरवाइजर। चीफ ऑफिस सुपरवाइजर का जो है मुख्य कार्यालय प्रबंधन, कर्मचारियों का समन्वय, फाइलिंग सिस्टम, रख रखाव कार्यों का निगरानी करना होता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आपके प्रिंसिपल स्कूल में है, स्कूल के प्रिंसिपल पूरे टीचरों का जो है लेखा जोखा, मतलब इसमें लेखा जोखा देखते हैं कि ऑफिस का काम कितना करना है, कौन टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, कितना सिलेबस पूरा किया है, पूरा ब्यौरा प्रिंसिपल के पास होता है। प्रिंसिपल देखरेख करते हैं। यानी पर्यवेक्षक कौन हो गया? एक तरह से उदाहरण के तौर पे प्रिंसिपल को मान लीजिए। प्रिंसिपल जो है वो सभी कर्मचारियों को समन्वय, कर्मचारी का मतलब जितने भी टीचर होते हैं आपके विद्यालय में, उन टीचरों को समन्वय तालमेल बिठा के लेकर चलना पड़ता है। सभी टीचर आपस में एकजुट होकर काम करें तभी तो स्कूल आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल एक पर्यवेक्षक की तरह होता है जो सभी टीचरों को साथ में समन्वय यानी तालमेल बिठा कर लेकर चलना पड़ता है। फाइल सिस्टम यानी जो ऑफिस के काम होते हैं उनका रख रखाव, जैसे आपकी मार्कशीट, टीसी वगैरह और भी चीजें जो होती हैं उन सबको अच्छी तरीके से व्यवस्थित करना, ठीक है। और कार्यालय का जो प्रबंधन है यानी टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे कार्यालय काम करेगा, किस प्रकार से जो है अपना फीस वगैरह जमा होगा, फीस कटौती की, मतलब सारा पूरा ब्यौरा जो है वो रखते हैं। तो इस प्रकार से उनके कार्यों को रख रखाव, निगरानी, ये सब प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक करते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे कि वह सुनिश्चित करते हैं कि सभी दस्तावेज सही समय पर संग्रहित और उपलब्ध हो। संग्रहित मतलब कलेक्ट हो जाए, इकट्ठा हो जाए और जो है उपलब्ध हो, आसानी से मिल जाए, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम के किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं? यानी धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम, ठीक है। धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम क्षेत्रों में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र जहां रोजगार मिलते हैं, इसके बारे में समझना है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। धुलाई प्रबंधन यानी लॉन्ड्री मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जुड़े पाठ्यक्रम होटल, अस्पताल,
कपड़ा उद्योग, ड्राइंग क्लीनिंग सेवाओं में रोजगार में उपलब्ध कराते हैं। कहने का मतलब ये है कि भैया कपड़ा धुलाने के लिए जो कपड़ा धुलाई होता है, ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जहां कपड़ा धुलाई से संबंधित वहां रोजगार मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप कपड़ा धोने के शौकीन है, कपड़ा धोना चाहते हैं, वैसे कोई धोना नहीं चाहता है, लेकिन मान लीजिए आप कपड़ा धोना चाहते हैं, कहाँ कहाँ जो क्षेत्र है जहां आपको जॉब मिल जाएगी कपड़ा धोने वाला, तो ऐसे जो जॉब के क्षेत्र हैं वो होटल है। होटल में भाई वहां पे जो बेडशीट वगैरह होती है उसको जो है साफ करना होता है, तो वहां पे आपको जॉब मिल जाएगी। अस्पताल हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे भी बेडशीट वगैरह होती है, पर्दे वगैरह होते हैं, उनको साफ करना होता है। कपड़ा उद्योग, बहुत सारे ऐसे जो छोटे मोटे बड़े बड़े भी उद्योग होते हैं जहां कपड़े बनाए जाते हैं, वहां भी आपका उपयोग हो सकता है। ड्राई क्लीनिक, जहां पे कपड़े की ड्राई क्लीन मतलब कि उसमें जो कलर वगैरह की जाती है वो सब, इन सेवाओं के में यहाँ पे रोजगार उपलब्ध होते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो जहां ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे रोजगार मिलते हैं, कपड़ा धोने से संबंधित या कपड़ा प्रबंधन या धुलाई से संबंधित, ठीक है, धुलाई प्रबंधन से संबंधित, ठीक है। आगे इसमें आप लिख सकते हैं कि होटल में गेस्ट के कपड़ों, धुलाई और रख रखाव के प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि होटल में कपड़े महंगे महंगे होते हैं, जो वहाँ पे और चीजें होती है महंगे होते हैं। अगर कहीं फट गया या कुछ हो गया, जैसे प्रेस करते हैं तो ध्यान कहीं और है, प्रेस कर रहे हैं जल गया, अच्छा कपड़ा जल जाएगा तो भैया अपने घर से दो, ठीक है, यही समस्या हो जाएगी। आगे देखिए, आगे है हस्तशिल्प। क्या है हस्तशिल्प? हस्त मतलब हाथ से, शिल्प मतलब कढ़ाई बुनाई ये सब, यानी जो काम हाथ से किए जाते हैं वो हस्तशिल्प होता है। सिंपल, ठीक है, तो इसके बारे में लिख दीजिए थोड़ा सा। हस्तशिल्प हाथ से बनाए गए कलात्मक उत्पाद होते हैं जिनमें पारंपरिक सांस्कृतिक शैली झलकती है। जैसे बहुत सारे लोग, अब तो बहुत कम होता है, पहले आपकी मम्मी जो है, आपकी दीदी बड़ी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ से स्वेटर बुना होगा। आप भी में बहुत सारे ऐसे लोग किए होंगे, हाथ से स्वेटर बुनते हैं, हाथ से कढ़ाई करते हैं, तो वो सब क्या है? हस्तशिल्प है। जो आपके अंदर हाथ में कला है, उस कला के द्वारा जो भी आप उत्पाद बनाते हैं उसे हस्तशिल्प के नाम से जानते हैं। समझ जाओगे, अपने शब्दों में लिखोगे, 100% पूरा नंबर आपको मिलेगा। माइकल कोई काट नहीं सकते, बात ध्यान रखिएगा। लेकिन समझ नहीं पाओगे तो रट्टा मारते रहिए जिंदगी भर। पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं और पढ़ाने वाले पढ़ाई के चले जाएंगे भैया, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। अगर समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी लिखने में। रट्टा मार नहीं, यहाँ पे कुछ भी मैं रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, समझने पे फोकस करना है कि कैसे आंसर को समझ के लिखेंगे। मान लेते हैं, अगर देखिए मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, मान लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन ना आए पेपर में, तो अगर दूसरा क्वेश्चन आए तो उसके जगह पे कैसे समझ के लिखे, ये भी आपके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट कर रहा हूं। आने वाले लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बताएंगे पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, 100% यही आएगा। आए या ना आए क्या गारंटी है? कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो अगर इसके साथ दूसरा भी आता है ना, तो आसानी से बनाकर लिख पाओगे। ये सच्चाई है, लेकिन लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, आगे देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि अर्थपूर्ण कार्य क्या है? अर्थपूर्ण कार्य क्या है? देखिए यहाँ पे जो अर्थ शब्द है ना, अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अर्थ का 3 मतलब होता है, ठीक है। अर्थ का 3 मतलब होता है। एक तो अर्थ होता है, अर्थ को ऐसे लिखा जाता है, यानी अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, ठीक है, पहला। दूसरा अगर अर्थ देखते हैं तो अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है, अर्थ का मतलब होता है धन, धन दौलत पैसा, ठीक है। और तीसरा जो अर्थ होता है उसका मतलब किसी शब्द का मतलब जानना। 3 अर्थ के 3 मतलब हैं, तीन उसके शब्द निकलते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ है वो धन से संबंधित है। मतलब देखिए, अर्थपूर्ण कार्य का मतलब वह कार्य होता है जो व्यक्ति को संतोष और समाज के लिए योगदान देने का अनुभव कराता है। ऐसा कार्य व्यक्ति को रुचि और कौशल के अनुसार होता है। कहने का मतलब एक डॉक्टर का कार्य न केवल उसकी आय का साधन है, बल्कि समाज सेवा भी है। कहने का मतलब ये है कि अर्थपूर्ण कार्य, आप कोई काम ऐसा करिए जिससे लगे कि समाज में आप कुछ काम कर रहे हैं और उसके काम के बदले अगर आपको धन की प्राप्ति हो, यानी सिंपल भाषा में कहें पैसा मिले, तो आप समझ जाइए उस कार्य को अर्थपूर्ण कार्य कहा जाता है। यानी 2 तरीका है समझने का। पहला तरीका ये है कि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे आप इसे समझ जाइए, यानी रट डालिए। दूसरा तरीका ये है कि अर्थपूर्ण काम क्या होगा, यानी जो भी आप काम कर रहे हो, मान लीजिए आप सिलाई कढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कोई कस्टमर आपके पास आया,
और आपको आपसे कहा कि ये हमारा सूट है, इसको आप सिल दीजिए, आप सूट सिल दिए, ठीक है। आप जो है सूट सिले हैं तो उसके लिए एक सेवा हो गया, लेकिन जब वो सूट लेने आएंगे दोबारा तो आपको उसके लिए धन देंगे, यानी पैसा देंगे वो। तो ये क्या है, अर्थपूर्ण कार्य है, यानी जो आप काम कर रहे हो उसके काम के बदले जो आपको पैसा मिल रहा है वो अर्थपूर्ण कार्य है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस क्या है? कोडेक्स एलिमेंट्रियस क्या है, इसके बारे में समझना है तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। कोडेक्स एलिमेंट्रियस के बारे में बात करें तो एक अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक संगठन है। पहला पॉइंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है जब अपने देश से किसी दूसरे देश में कोई भी वस्तु का या फिर कोई भी सेवा का लेन देन होता है तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक देश से जब बाहर चला जाता है तो अंतरराष्ट्रीय हो जाता है, ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय हो गया। अब खाद्य, खाद्य मतलब जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं खाद्य सामग्री से, उसका मानक संगठन है। मानक संगठन का मतलब जैसे कि उस पे मानक तय किया जाता है कि ये कितना प्रोटीन है, कितनी इसमें कार्बोहाइड्रेट, कितना वसा है, कितना पौष्टिक आहार इसमें है, वो पूरा मानक तय करता है। तो एक संगठन ऐसा है जो खाद्य सामग्री पर मानक तय करता है। ये कौन है, ये कोडेक्स एलिमेंट्रियस है, ठीक है। आगे देखिए, जो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़े मानक तैयार करता है, यानी जो आप जो जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे कुरकुरे का पैकेट मान लेते हैं या चिप्स का पैकेट मान लेते हैं, चिप्स ने चिप्स कंपनी बनाकर तैयार कर दी, ठीक है। अब चिप्स पर उस पे मुहर लगाया जाएगा, एक मानक तय किया जाएगा कि उसकी एक्सपायरी डेट कब है, ठीक है। दूसरा कितना स्वादिष्ट है, तीसरा उसकी क्वालिटीज, वो कितना सेफ्टी है, जो लोग खाते हैं उससे कितना फायदा करेगा, कितना नुकसान करेगा, उसके लिए एक मानक बनाया जाता है कि कितना उसका एक्सपायरी डेट है, कितना दिन तक चल सकता है। उसी मानक को जो है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कहा जाता है। अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो बस आप इतना समझ जाइए कि कोई भी वस्तु जब तैयार की जाती है तो उस वस्तु पे उसकी सुरक्षा, उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है और उस पर एक मानक तय किया जाता है। उसी मानक को कोडेक्स एलिमेंट्रियस के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, उदाहरण के तौर पे आपको समझ में आ जाएगा, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कोडेक्स मानकों का पालन किया जाता है। कुछ में मिलावट ना कर दे, कोई उसमें जो है कोई ऐसा चीज ना डाल दे जिससे लोगों को नुकसान पहुंचा दे, तो उसकी जांच करने के लिए जांच कौन करेगा, कोडेक्स जो है एलिमेंट्रियस के द्वारा जांच की जाएगी, ताकि उसमें जो है उस वस्तु का सही तरीके से उसकी जांच करके उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कुपोषण की मुख्य समस्या के कारण क्या है? क्यों बढ़ रहा है कुपोषण, उसकी समस्या का कारण बताना है, ठीक है। तो देखिए, भारत में कुपोषण की मुख्य समस्या के कारण यहां पे दिया गया है। पहला पॉइंट गरीबी है, ठीक है। क्यों गरीबी है? क्योंकि गरीब जब लोग रहते हैं तो इनका उसका मतलब ये है कि गरीब होने से उनके पास आय की कमी होगी। जब आय की कमी होगी तो भाई अच्छे अच्छे भोजन नहीं मिल पाएंगे, यानी जो स्वास्थ्य युक्त भोजन है, जो पोषण युक्त भोजन है वो नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि आय ही जब ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो फिर कहां से मिलेगा? सिंपल, ठीक है। तो देखिए गरीबी कैसे प्रभावित करती है, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है वो भूल जाइए क्या लिखा है मैंने, बस इतना समझिए कि गरीब लोग क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। सिंपल, पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो क्या आप पौष्टिक आहार ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। जब पौष्टिक आहार नहीं ले पाएंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे? कुपोषण हो जाएंगे, कुपोषण से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? देखिए दूसरा है अशिक्षा। पढ़े बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये जानना, मतलब जो जानते हैं कि कितनी मात्रा में जो है उनको जो है क्या प्रोटीन लेना है, विटामिन कितना मात्रा में लेना है, क्या खाने से विटामिन मिलता है, बहुत कम ही लोग को जानकारी है। जो मिल जाए खाए जाओ, खाए जाओ, चाहे प्रोटीन मिले विटामिन मिले, यानी पेट भरने से मतलब है, लोग ये सोचते हैं। तो अशिक्षा है, अशिक्षा के कारण कुपोषण आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप जब ये सेंटेंस पेपर में आएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इसमें लिखेंगे कि कुपोषण की समस्या कारण क्या है। देखिए ये क्वेश्चन अगर जो है लॉन्ग में पूछता है तब भी आप ऐसे लिखेंगे, लघु उत्तरीय में पूछेगा तब भी ऐसे लिखेंगे, और अति लघु में पूछेगा तो आप बस इतना लिख देंगे कि गरीबी के कारण, जब लोग गरीब रहते हैं तो उनके पास आय जो नहीं रहता है, जब आय नहीं रहता तो पौष्टिक आहार नहीं ले पाते, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, वो कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, जो स्मार्ट तरीके से लिखते हैं, वो डायग्राम में, कोटेशन में, फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए गरीब क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास आय नहीं है, ठीक है, आय नहीं है, ऐसे फ्लो चार्ट बन जाएगा। लिखने से अच्छा है कि थोड़ा सा कुछ अलग कर दीजिए, कुछ फ्लो चार्ट बना दीजिए उसमें, ठीक है।
आय नहीं है। जब आय नहीं रहेगी तो क्या वो पौष्टिक आहार ले पाएंगे? पौष्टिक आहार नहीं ले पाएंगे। जब पौष्टिक आहार नहीं ले पाएंगे तो क्या हो जाएंगे? कुपोषण से ग्रसित हो जाएंगे। सिंपल, बस इतना दे तब भी आपका एक नंबर इस पे मिल जाएगा। 100% कोई नहीं काटेगा नंबर, विश्वास करिए, कोई नंबर नहीं काटे, क्योंकि आपने सही तरीके से लिखा है। आप इसमें क्या लिखे हैं कि जो गलत है? कुछ भी गलत नहीं है, जो लिखे हैं सही तरीके से लिखने हैं। ठीक है, आगे इसमें देखिए, आप चाहें तो अशिक्षा को भी ले सकते हैं, क्योंकि अशिक्षा जब होती है, लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जानकारी नहीं होती है, तो बस इतना ध्यान में उनको रखता है कि बस जो मिल जाए खाए जाओ। जैसे बफर सिस्टम में चले गए तो बफर सिस्टम में जो मिला है, चाट चाउमीन फुल्की भुज्जा पिज्जा बर्गर जो भी मिले भैया खाए जाओ। बस ये है कि खाने से मतलब है, पेट भरने से मतलब है, लेकिन क्या पौष्टिक आहार मिलता है? नहीं। आगे है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल अनुपलब्धता। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं की जो कमी दिखाई देती है, टीकाकरण वगैरह नहीं कराते हैं और सही से देखभाल नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण लोग कुपोषित से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, अनियमित खान पान। बहुत सारे पॉइंट है, इसमें एक ही पॉइंट आपको लिखना है, क्योंकि एक नंबर का पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा कि कुछ राज्यों में कुपोषण दूर करने के लिए मिड डे मील योजना चलाई गई। जैसे यूपी में मिड डे मील योजना चलाई जाती है स्कूलों में, आपने देखा होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे धुलाई के आलोडन विधि क्या होती है? आलोडन या आलोदन विधि कहें तो ये आलोडन विधि क्या है, आइए बात करते हैं। हमने धुलाई तो की है कपड़ों की धुलाई की है, लेकिन ये आलोडन क्या है ये समझना है। आपने भी अपने लाइफ में कपड़ा तो धोया ही होगा, धुलाई तो किया होगा, किसी लड़के के नहीं, किसी कपड़े की धुलाई किया होगा आपने। तो धुलाई जो आपने किया है, उस धुलाई में आलोदन विधि क्या है ये समझना है। तो देखिए, आलोदन जो विधि है धुलाई की एक तकनीक है। पहला पॉइंट क्या है? एक तकनीक है। कैसी तकनीक है आइए देखते हैं। इसमें कपड़ों को लगातार घूमते पानी में रखा जाता है। यानी पानी ऐसे जैसे वॉशिंग मशीन में पानी घूमता है ना, पानी घूम रहा है, उसी में कपड़े को रखा जाता है, जिससे गंदगी जो झाग वगैरह होते हैं, जो दाग होता है, वो आसानी से हट जाते हैं। ये विधि बड़ी मात्रा में कपड़ों की धुलाई के लिए उपयोग होती है, से होटल अस्पतालों में। सिंपल भाषा में कहा जाए, जो वॉशिंग मशीन होता है, वॉशिंग मशीन में कपड़ों की धुलाई जो होती है वो वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। वॉशिंग मशीन में पानी जो है अपना घूमता रहता है और उसी में कपड़ा भी गोल गोल घूमेगा और फिर उससे जो दाग जो उसमें गंदगी होगी साफ हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिलेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न की तैयारी शुरू करते हैं। तो चलिए, आप भी तैयार होंगे, मैं भी तैयार हूं पूरी तरह से, और क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे जैसे हम लोग अभी समझे हैं। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि बाल श्रमों को रोकने का उपाय और सुझाव दीजिए। जो बाल मतलब ये बाल नहीं, बाल कब ना होता है बच्चे, श्रम मतलब शर्माने वाला श्रम नहीं, श्रम मतलब मेहनत। ठीक है, तो यहाँ पे बाल क्या है? बाल मतलब बच्चे, जो बच्चे होते हैं, और श्रम जो बच्चे ही मेहनत करते हैं, उसके बारे में बताना है कि बच्चे जो मेहनत करते हैं उनको कैसे रोका जाए और कैसे जो है क्या उपाय दिया जाए, कैसे सुझाव दिया जाए, उसके बारे में जो है यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिससे रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं या किए जा सकते हैं। आज की डेट में बाल श्रम और देखने को मिल रहे हैं। आज की डेट में लोग हाई स्कूल पास करते हैं, ज्यादातर बच्चे जो लड़के होते हैं हाई स्कूल पास कर लेंगे, इसके बाद कमाने निकल जाते हैं। तो ये बाल श्रम है। जब तक आप 18 साल के पूरे ना हो जाए तब तक जो है उतना हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग जवानी में जोश में आके काम करते हैं, फिर बुढ़ापा जब आती है तब वही जो है कमर दर्द, घुटने का दर्द, ये दर्द, हाउ दर्द, ऐसा शुरू हो जाता है। तो ये समस्या है। तो आगे देखिए, शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा को बढ़ावा देने से जो है जो आपका लेबर चाइल्ड है यानी जो बाल श्रम है, इसको कम किया जा सकता है। आगे इसमें बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि क्या लिखेंगे, बाल श्रम रोकने के लिए बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे प्राइमरी में, जूनियर में मिलता है 1 से 8 तक के फ्री में जो है आप पढ़ सकते हैं, आपको खाना भी मिलता है, ड्रेस भी मिलता है, किताब भी मिलता है, आराम से पढ़ना है। उदाहरण के तौर पे लिखेंगे, भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 लागू किया है, जिसके तहत जो है लोग 1 से लेकर 8 तक आसानी से जो है फ्री में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है नवोदय विद्यालय में जा सकते हैं और जो है चीज उसमें भी आपको आराम से जो है पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है गरीबी जो है वो कैसे बढ़ रही है, उसको कैसे कम किया जाए। गरीबी के कारण बच्चे काम करने को मजबूर हो जाते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख पाएंगे कि जो माता पिता सक्षम नहीं है पढ़ाने लिखाने के बच्चों को, वो बेचारे मजबूर होकर जाके काम करना शुरू कर देते हैं। तो सरकार को रोजगार और आजीविका के
अवसर बढ़ाने चाहिए, जिससे माता पिता स्कूल को बच्चों को भेज सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं, ताकि गरीबी जो है गरीबी जो है एक कारण है जो बच्चों को मजदूरी कराने को मजबूर करता है। आगे इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि सख्त कानून का पालन करना, यानी सख्त कानूनों को बनाना या पालन करना। तो बाल श्रम निषेध जो है विनियमन अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना मतलब काम करवाना सॉरी फॉर दैट काम करवाना गैर कानूनी है। इससे कानून को सख्त से लागू किया जाना चाहिए। अगर 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो वो भी जो है काम करवाने के लिए जो है उनको आप मजबूर नहीं कर सकते हैं, वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान ऐसा चलाना चाहिए जिससे लोगों को जो है सुविधा मिल सके और लोग पढ़े लिखे, ताकि जो है बाल श्रम को रोका जा सके। बहुत सारे बच्चे हैं जो कम उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कारण जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लोगों को बाल श्रम के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। मीडिया, एनजीओ आज जागरूकता अभियान चलाना चाहिए जिससे लोग बाल श्रम को कम किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन समझ में आपको आ चुका होगा, उत्तर भी। ठीक है, अगला है नैदानिक पोषण की शिक्षा का उद्देश्य क्या है। नैदानिक पोषण क्या होता है, ठीक है, आइए देखते हैं। नैदानिक पोषण यानी क्लिनिकल न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे इस शिक्षा का उद्देश्य है बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना। यानी आपको जो भोजन मिल रहा है वो भोजन किस प्रकार से मिल रहा है, किस प्रकार से मतलब कितना पौष्टिक आहार उसमें है, कितना उसमें खनिज तत्व वगैरह, किसमें विटामिन प्रोटीन मिल रहा है, ये सब की संबंधित जानकारी देना नैदानिक पोषण जो है कहलाता है। अब इसके जो है कुछ उद्देश्य यहाँ पे हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला उद्देश्य क्या है, रोगियों के लिए पोषण भोजन तैयार करना। जो रोगी होते हैं उनको डॉक्टर सलाह देता है कि आपको पतला खिचड़ी खानी है या दलिया खानी है या जो है इनको चावल नहीं देना है। इस प्रकार से जो डॉक्टर सलाह देता है वो नैदानिक पोषण के अंतर्गत आता है। बीमारियों के अनुसार आहार योजना बनाना, जैसे मधुमेह रोगियों को कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार देना चाहिए। अगर मान लो किसी को शुगर हो गया है तो कहते हैं मीठा नहीं खाना चाहिए ज्यादा, है ना, मधुमेह नहीं जो है शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रोगी जो होते हैं उनके अनुसार भोजन तैयार करना, ये जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। आगे बात करते हैं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना। जो पोषण है जो आप ग्रहण कर रहे हैं उसके संबंधित जागरूकता जो है बढ़ाना चाहिए। लोगों को स्वस्थ आहार और जीवन शैली के बारे में जागरूक करना, उनकी जीवन शैली के बारे में, स्वस्थ आहार के बारे में। कुछ लोग होते हैं जो मिल जाए खाए जाए और उसके बाद जो है कहीं जब परेशानी होती है तब बाद में पता चलता है कि ये नहीं करना चाहिए। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं पेट दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर एक बार पूछता है तो क्या खाए थे, तो कहते समोसा खाए थे या चाट खाए थे। तो चाट समोसा खाने से यही समस्या हो जाती है, चाउमीन खाने से जो है यहाँ पे इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हृदय के रोगों को कम वसा वाला भोजन देना चाहिए, तो इस प्रकार से उदाहरण के तौर पे ये समझ सकते हैं। आगे है कुपोषण जो है, कुपोषण को रोकना। कुपोषण को रोकने का मतलब ये है कमजोर बीमार व्यक्तियों को उचित पोषण देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अल्प पोषित बच्चों के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम चलाना चाहिए, जिससे वो पूरा पोषित जो है मतलब पूरा पोषण ले सके और अच्छे से वो अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है अस्पतालों में पोषण सेवा प्रदान करना। अस्पतालों में पोषण सेवा प्रदान करने का मतलब ये है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों को संतुलित आहार देना, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके और उचित जो है उनका प्रबंधन भी किया जाए। इस प्रकार से चीजों को समझ सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। आगे बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में चले आ रहे कुपोषण कार्यक्रम के बारे में बताना है। तो कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं कुपोषण से संबंधित जिसे हमें समझना है। तो भारत सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। हो सकता है कुछ योजना आप जानते हो, कुछ ना जानते हो, तो यहाँ पे हम लोग जान जाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा। एकीकृत बाल विकास सेवा 1975 में शुरू किया गया था। इसमें 6 वर्ष से कम उम्र बच्चे और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता था। तो ये जो एकीकृत बाल विकास सेवा है, इसके माध्यम से जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं या फिर कोई गर्भवती महिला है तो उसको पूरक पोषण जो है या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना चाहिए। पूरक पोषण का मतलब उसको पौष्टिक आहार, अच्छा भोजन, संतुलित भोजन, ये सब मिलना चाहिए। ठीक है, आगे मिड डे मील
योजना की बात करें तो 1995 में शुरू की गई थी। अगर आप प्राइमरी में पढ़े होंगे तो आपको कभी ना कभी मिड डे मील योजना से आपको जो है मतलब आपको मिला होगा भोजन वगैरह। स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण को कम जो है किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि जो भोजन आपको स्कूल में मिलता है प्राइमरी में, वहां पे आपको हर दिन अलग अलग भोजन मिलता है और पौष्टिक आहार मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है पोषण अभियान 2018। पोषण अभियान 2018 में चलाया गया था। अगर आपको डेट पता रहेगा तो लिख दीजिएगा, नहीं पता रहेगा तो कोई बात नहीं, आप उसका मेन चीज आप ले सकते हैं हेडिंग। ठीक है, डेट कोई दिक्कत नहीं है। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को कम करना और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता फैलाना है। ये जो है पोषण अभियान 2018 में चलाया गया था। ठीक है, ताकि जो है बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके और जो महिलाएं हैं उनको संतुलित आहार दिया जा सके। ठीक है, आगे देखिए। आगे प्रश्न यहाँ पे है, मतलब अगला पॉइंट यहाँ पे है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करें तो उसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि जो है उचित पोषण ले सके। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है शुरू की थी। आप इसमें इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पे, सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास की भावी वाहिका है, टिप्पणी लिखिए। तो सूचना यानी इंफॉर्मेशन और संचार यानी कम्युनिकेशन और प्रौद्योगिकी मतलब जो है आपका टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी की बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है इसके विकास में भावी वाहिका, भावी मतलब भविष्य के लिए, वाहिका मतलब कि ऐसा एक गतिशीलता है इसमें कि भविष्य में आईसीटी का क्या योगदान है उसके बारे में हमें समझना है। आईसीटी कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जैसे सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया का लोग कितना यूज कर रहे हैं आज के डेट में, और आने वाले दिनों में न जाने कितना लोग यूज करेंगे, तो वो भी आईसीटी का ही पार्ट है। तो भविष्य में क्या इसकी स्रोत है, क्या इसके आगे जो है कि वाहिका यानी वाहिका मतलब कैसी गतिशीलता आगे बढ़ रही है इसके बारे में समझना है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधुनिक युग में विकास सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। अब एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग देखिए, क्वेश्चन को हेडिंग वाइज लिखने से, डायग्राम लिखने से, अच्छे से समझाने से पूरा नंबर मिलता है, और उसी प्रकार से मैंने कोशिश किया है आपको मैं एग्जांपल से समझा सकूं, हेडिंग वाइज समझा सकूं। ठीक है, तो शिक्षा में सुधार। शिक्षा में सुधार का मतलब क्या है? ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, छात्रों को गुणवत्ता में शिक्षा मिलती है। उदाहरण के तौर पे दीक्षा जिससे पोर्टल है, आपने नाम सुना होगा दीक्षा पोर्टल का, वहां पे आप आसानी से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो शिक्षा में सुधार करने का मतलब कि आईसीटी, ये आईसीटी के माध्यम से ही जो है आज के डेट में आप ऑनलाइन बैठकर पढ़ रहे हो। डिजिटल लाइब्रेरी लोग जाते हैं, ठीक है, स्मार्ट क्लास का उपयोग करते हैं। तो ये सब कैसे हो पाया है? ये सब आईसीटी के माध्यम से ही हो पाया है। ठीक है, तो ये क्या है? आईसीटी के माध्यम से स्मार्ट क्लास की सुविधा बढ़ी है, ऑनलाइन सुविधा बढ़ी है, इस शिक्षा में सुधार हुआ है। आगे बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्यवसाय और उद्योगों में क्रांति। व्यवसाय और उद्योग में क्रांति का मतलब है कि ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज के डेट में आ चुका है, व्यापार से बढ़ावा मिला है। ये सब जो है उदाहरण के तौर पे यूपीआई पेमेंट जो है, ये सब जो है कहीं कहीं आईसीटी का ही एक माध्यम है। तो यहाँ पे लिखा है कि उद्योग, व्यवसाय और उद्योग में क्रांति का मतलब ये है कि आज के दिन में आप कहीं गए हो सामान खरीदने, आपके पास जो है पैसा नहीं है, आपने मोबाइल से अपना जो है पे कर दिया। अगर मोबाइल में पैसा है नहीं, बैंक में पैसा है, तो आप मोबाइल से अपना फोन पे, गूगल पे सब लोग चलाते हैं, तो आप उसे आसानी से पे कर देते हो। तो ये सब क्या है? ये सब आईसीटी के माध्यम से ही संभव हो पाया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता। सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता का मतलब यह है कि डिजिटल इंडिया पहल के तहत सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। यानी जो भी आप आज के डेट में देखा जाए सरकारी सेवाएं, वो सब कुछ जो है ऑनलाइन उपलब्ध। जैसे ऑनलाइन में आधार कार्ड आधारित सेवाएं होती हैं, ठीक है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई है। तो ये सब जो है आईसीटी के माध्यम से ही हो पाया है। ठीक है, आगे बात करें चिकित्सा जो है और स्वास्थ्य सेवाएं, तो यहाँ पे टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ केयर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक चिकित्सा जो है सुविधा पहुंच रही है आज की डेट में। आज मतलब कि देखा जाए तो डिजिटल जो सुविधाएं हैं, आप एम्बुलेंस से फोन करिए तो आपके पास मतलब आपके घर पे एम्बुलेंस आ जाता है, या जहां कोई घटना घट गई है वहां लोग फोन करते हैं, एम्बुलेंस आ जाता है। तो इससे क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं में जो है बढ़ोतरी मिली है। ये भी आईसीटी का ही एक माध्यम है। मोबाइल फोन से आप बात करते हैं, ये सब आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का ही एक माध्यम है। ठीक है, आगे देखिए। इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभा रही है, और आने वाले दिनों में और इसकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, युवाओं के लिए प्रयुक्त कार्यक्रम। जो युवा है यानी आप सब, ये हम सब क्या है, यूथ हैं। तो जो यूथ हमारी है, ये आने वाले जो यूथ है, इसके लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिससे आने वाले भविष्य में क्या परिवर्तन होने वाला है, समाज में क्या और जो है उससे सुविधाएं मिलने वाले हैं, इन सब के बारे में लिखना है इसमें। तो युवाओं को सशक्तिकरण और विकास के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। सशक्तिकरण का मतलब, जैसे आपने महिला सशक्तिकरण का नाम सुना होगा। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि महिलाओं को ताकतवर बनाना, उनको सक्षम बनाना, उतना इतना मजबूत बनाना कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपना काम कर सके, किसी पर आश्रित ना रहे। तो सशक्तिकरण का हम सिंपल भाषा में समझे तो ताकतवर, मजबूत अपने आप में होना। ठीक है, तो ऐसे ही युवा कैसे मजबूत होगी, कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे युवा के लिए, तभी तो मजबूत होगा। तो आइए देखते हैं, पहला यहाँ पे है, पहला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मतलब ये है कि युवाओं को तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना, ये सब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे स्किल सिखाए जाते हैं, इसमें सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन ये सब कोर्स भी आता है इसमें जो है कौशल विकास के अंतर्गत। ठीक है, तो लोग इससे करके जो है अपना कोर्स कर लेते हैं, कोर्स करने के बाद अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, तो ये इसमें फायदा होता है। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में आई थी, राष्ट्रीय युवा नीति। इसका मतलब है कि युवाओं को शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, खेलों में आगे बढ़ाने के लिए एक योजना बनाएगी, एक नीति बनाएगी, जिसके आधार पे युवा को हर वर्ग में, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे कौशल विकास में हो, चाहे खेल में हो, किसी भी में हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप उसमें जा सकते हो। ठीक है, इसके तहत आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो यहाँ पे युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने, स्टार्टअप इंडिया का मतलब खुद का व्यवसाय शुरू करना। जैसे आपको भविष्य में मान लो कुछ लगे कि यार अब क्या करें, तो कुछ लोग होते हैं जो ब्यूटिशियन कोर्स कर लेते हैं, या फिर ब्यूटिशियन करने लगते हैं, या फिर सिलाई कढ़ाई करने लगते हैं, या कुछ और अपना जो है करने लगते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया का मतलब खुद का व्यवसाय शुरू करना। युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना, ये जो है सरकार के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ले सकते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम। नेक्स्ट है खेलो इंडिया कार्यक्रम। तो इसमें देखिए युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण अवसर प्रदान करता है ताकि वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कर सके एक दूसरे से, ताकि जो है वो अपने आप को भी स्थापित कर सके उस समाज में, उस स्थिति में कि हम भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके सामने आने वाला है। उससे पहले आपको बता दें कि जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा ये 4 नंबर में पूछा जाएगा। 4 नंबर का मतलब यहाँ पे देखिए मैंने 4 हेडिंग यहाँ पे आपको बताया है। इस प्रश्न का 4 हेडिंग मतलब 4 नंबर। ठीक है, और 4 हेडिंग 4 नंबर, 4 नंबर के लिए कितना पेज लिखेंगे, तो कम से कम आपको 2 पेज में इसका आंसर लिखना है। 1 से 1.5 पेज में आंसर कम से कम जाना चाहिए, और जो है 4 नंबर का है तो 2 पेज में आपको आंसर देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब आप लिखेंगे, अगर आप एक ही पेज में लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी, तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। घबराइए, कुछ लोग घबरा जाते हैं 4 पेज में 4 नंबर का 2 पेज में कैसे लिखेंगे, तो आप घबरा जाते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। आप अगर एक ही पेज में लिख देंगे तरीके से तो आपको भी अच्छा नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया रहेगा अथवा करके भी दिया रहेगा, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन पूछा है खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का एक वैश्विक मुद्दा है, इसको स्पष्ट कीजिए। यानी जो खाद्य सुरक्षा है और गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी वैश्विक मुद्दा है, बहुत बड़े स्तर पर यानी विश्व स्तर पर देखा जाए तो एक मुद्दा बहुत ज्यादा है कि खाद्य को कैसे सुरक्षा किया जाए। खाद्य मतलब जो भोजन सामग्री है, जो खाने योग्य चीजें हैं, उसको कैसे संरक्षण किया जाए और उसकी क्वालिटीज को कैसे इंक्रीज किया जाए यानी बढ़ाया जाए, और कैसे उसको सेफ्टी रखा जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुद्दा सिर्फ भारत का नहीं, यहाँ पे वैश्विक मुद्दा है, यानी विश्व स्तर पर सबसे बड़ा मुद्दा है। आइए उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बच्चे, युवा, वृद्धजन, यहाँ पे ये वृद्धजन है, ये वृद्धजन है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, वृद्धजन है। ये वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं? संवेदनशील मतलब क्या होता है? टच डोंट टच,
टच मतलब जैसे कि आपको किसी को छू दिए, है ना, किसी को मतलब किसी को टच कर दिया आप, तो वो जो है छुई मुई की तरह मुरझा जाएगा। जैसे छुई मुई का पौधा होता है, जब आप उसे टच करेंगे ना तो वो मुरझा जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे कब संवेदनशील होते हैं और कब जो है वो जैसे उनको ठंड ना लगे, तो ठंड लगने से ठंड ना लगे उससे बचाना पड़ता है। यूथ कब प्रभावित होता है, वृद्धजन यानी जो है जो बुजुर्ग इंसान होते हैं वो कैसे किस उम्र में प्रभावित होते हैं, और दूसरी बात ये है किस मौसम में प्रभावित होते हैं, क्या संवेदनशील होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन रहेगा, चिकित्सीय पोषण आहारकी का अध्ययन व्यवसायिकों के किस तरह सक्षम बनाता है, समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा लिखा है। ठीक है, आगे है डिजाइन क्या होता है, इसके विश्लेषण करते हुए डिजाइन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 द्वारा प्राप्त सभी उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। अथवा करके पूछ लेगा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, आईसीटी के बारे में, इससे संबंधित परियोजनाओं को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, बताइए, समझाइए। ठीक है, आपको बता दें कि आईसीटी तो आपके पेपर में पक्का आएगा, 100% लिख के ले लीजिए। आपके पेपर में आईसीटी से संबंधित चाहे अति लघु उत्तरीय में, चाहे लघु उत्तरीय में, चाहे विस्तृत उत्तरीय में आईसीटी से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। आइए क्वेश्चन आंसर पर अब बात करते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे 3 प्रश्न देखिए पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रश्न जो है बता दे रहा हूं आपको, यहाँ से ये 3 प्रश्न आपसे पूछा गया। लॉन्ग में 3 प्रश्न लिखना है और कम से कम इसको 2.5 पेज में आंसर तो लिखना है। अगर 2 पेज में लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, 2 पेज में ही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 में से यहाँ पे देखिए अथवा करके दिया गया है, तो 16 में से चाहे आप ये करिए चाहे आप ये करिए। अब मान लेते हैं कि आपको अगर दोनों नहीं आएगा तो क्या हम जो इसमें अथवा करके दिया है, चाहे आप ये करिए, अथवा करके दिया चाहे आप ये करिए, तो मान लीजिए आपको इसमें आ रहा है, एक तो आ रहा है, मान लीजिए आपको नीचे वाला ये क्वेश्चन आंसर आ रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन में आपको दोनों में से नहीं आ रहा है, तो क्या हम इसको कर सकते हैं अगर ये थोड़ा बहुत आ रहा है? नहीं। ध्यान रखिएगा ये बात, ये गलती मत करिएगा। आपको 16 नंबर क्वेश्चन में से 16 में से ही दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, फिर 17 में से जो है इसमें से दोनों में से कोई एक करना है, फिर इसके बाद 18 में से कोई दोनों में से एक करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है मान लो 18 का दोनों नहीं आ रहा है तो क्या 17 का दोनों कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लेते हैं जब कुछ चारा नहीं बचेगा तो आप जो भी याद करके जाएंगे, चुप मार के बिना हल्ला गुल्ला किए आप आराम से लिख दीजिए, आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग उत्तर पे बात करते हैं। यहाँ पे आंसर आ चुका है। आंसर क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी के बारे में बात हो रही है। जैसे मान लीजिए आप भोजन बनाए हो, ठीक है, अगर आप भोजन बनाए हो तो भोजन जब आप तैयार किए हो तो आप जैसे रात में भोजन बना है, सब लोग खा लिए हैं, लेकिन कुछ भोजन बच गया है, तो बचा हुआ भोजन क्या फेंक देंगे? क्या उसे क्या करेंगे? उसको बचा कर रखेंगे। तो उसके लिए आप क्या सेफ्टी करोगे? फ्रिज में रखते हैं कुछ लोग उसको जो है और सेफ्टी देते हैं, जिस प्रकार से सेफ्टी आप दे सकते हो। ठीक है, और गुणवत्ता यानी फूड क्वालिटी, तो 2 चीज समझना है, फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी। ठीक है, इसका संबंध सुरक्षित, पौष्टिक और मान्य खाद्य पदार्थों उपलब्ध कराने से है। ये वैश्विक मुद्दा इसलिए है क्योंकि अब आगे देखिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट, अगर आप खराब जैसे बासी खाना है या फिर कोई एक्सपायरी डेट है उसको आप खा लेंगे, एक्सपायरी डेट वाला कोई भी फूड वगैरह खा लिए हैं तो वो नुकसान करता है। ठीक है, असुरक्षित मिलावटी भोजन से बीमारियां फैलती हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगला क्या प्रभाव पड़ सकता है? वैश्विक व्यापार और निर्यात। वैश्विक व्यापार निर्यात का मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य उत्पादों के निर्यात और आयात में गुणवत्ता मानकों का पालन जरूरी होता है। यानी जो वस्तु हम बाहर से खरीद रहे हैं, जो वस्तु हम बेच रहे हैं, उन दोनों पर ध्यान रखना चाहिए कि उसके मानक क्या हैं, यानी क्वालिटीज, यानी उसके एक्सपायरी डेट, उसकी क्वालिटीज क्या है, उन सबको जो है पालन करना जरूरी होता है। कुछ लोग होते हैं कि एक्सपायरी डेट वाला भी उसे मिला के बेच देते हैं, अब चाहे किसी को नुकसान करे या फायदा करे, उनसे मतलब है पैसे से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप इसमें लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, भारत से निर्यात किए गए कुछ मामलों को यूरोप में प्रतिबंधित कर दिया जाता है। मसालों को यूरोप में प्रतिबंधित कर दिया जाता है क्योंकि उनमें हानिकारक रसायन भी मिलाए जाते हैं।
असम में, सॉरी असम नहीं, केरल में ज्यादातर मसाला होता है, तो वहां पे मसाला जो जाता है यूरोप महाद्वीप में, तो यूरोप में वहां पे ज्यादा लोग जब उत्पादन होता है तो क्या करते हैं, जब मिलावटी करने लगते हैं। जब सामान ज्यादा बिकने लगेगा, जैसे दूध वाला है, अगर उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो दूध में पानी मिलाएगा फिर वो, ठीक है, उसी प्रकार से ये भी है, तो यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि और भोजन की मांग। जनसंख्या जैसे से बढ़ रही है, भोजन की डिमांड बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन की मांग बढ़ रही है, और सभी लोग चाहते हैं कि उनको पोषण युक्त भोजन मिले, यानी जो है जो संतुलित आहार है वो आसानी से मिलता रहे, कोई खराब भोजन नहीं करना चाहता है, ठीक है। आगे है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, इसका मतलब क्या है, बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है और खाद्य संकट उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए WHO, FAO जैसी संस्थाएं खाद्य सुरक्षा मानकों पर लागू करने जो है प्रयास कर रही हैं। तो इस प्रकार से इनको हेडिंग वाइज लिखिएगा। 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, आप 4 नंबर में लिखेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अथवा करके जो पूछा है, बच्चे युवा और वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों के बारे में समझते हैं, ठीक है। बच्चों के बारे में देखिए, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र। कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब जो उनकी बॉडी है वो ठंडी ज्यादा भयानक पड़ जाए उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ज्यादा गर्मी पड़ने लगे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो बॉडी जो तंत्र है ना उतना परफेक्ट नहीं हो पाता कि वो जो है उनसे लड़ सके, उन ठंडी भयानक से लड़ सके, बड़ी भयानक गर्मी से लड़ सके, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है, इसीलिए बच्चे जो है ज्यादा संवेदनशील होते हैं। दूसरा पॉइंट, कुपोषण खतरा होता है। उचित आहार ना मिलने से मानसिक और शारीरिक विकास बाधित हो जाता है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि कुपोषित बच्चों में एनीमिया यानी खून की कमी समस्या अधिक पाई जाती है, और ये जो है आगे चलकर और बड़ी समस्या बढ़ जाती है जब बच्चे इस टाइम पे कुपोषित हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें युवा के बारे में, तो युवा के बारे में ले सकते हैं यहाँ पे मानसिक दबाव, कैरियर, पढ़ाई, सामाजिक दबाव, आज को मानसिक तनाव होता है। जो युवा होती है आपके ऊपर जो है एक बहुत बड़ी समस्या होगी, और आपको ये भी पता होगा कि पेपर आने वाला है, तैयारी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो इंसान घबरा जाता है, मानसिक तनाव, टेंशन बढ़ जाती है कि अरे यार आज पढ़ाई नहीं हो पाई है, या फिर पेपर आने वाला है, कुछ तैयारी नहीं हो पाई है, या फिर प्यार जो प्रेम मोहब्बत होता है उसमें टेंशन हो जाती है कि आज बात नहीं हुई, आज मुलाकात नहीं हुई, तो लोग उससे भी टेंशन पड़ जाते हैं, पारिवारिक टेंशन होता है। तो ये जो यूथ होती है ना उससे मानसिक दबाव बढ़ता है, ठीक है। इसलिए बच्चे मतलब बच्चे के साथ युवा भी संवेदनशील होते हैं। आगे, नशे और बुरी आदतों की आशंका। युवा गलत संगति में आकर नशे, अपराध की ओर आकर्षित जाता है, और जब बच्चे संवेदनशील होते हैं ना, यूथ संवेदनशील होता है, और आपकी जो जैसे बच्चे जब इंटर में आ जाते हैं तो इंटर में बच्चे जो है जैसे खासकर बॉयज जो होते हैं वो गलत रास्ते पे ज्यादा चले जाते हैं, और उसके बाद जो है वो नशे में या फिर कोई अपराध, चोरी या फिर डकैती या फिर अन्य चीजों में जो है वो उसकी तरफ आकर्षित जाते हैं, क्योंकि वो सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर बहुत कम होती है जो लोग इस रास्ते पर चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे कई युवा सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताने में कारण अवसाद, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तनावग्रस्त लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में, टेंशन में आ जाते हैं। आप सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, और उसमें 2 सेकंड में फैसला करते हैं कि कौन सा वीडियो सही है, कौन सा गलत है, और फिर इसके बाद जो है 1 मिनट में देखने में चक्कर में 1-1 घंटा, 2-2 घंटा उसे बीत जाता है। तो ये सब क्या है, लोग इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। वृद्धजन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए वृद्धजन जो है शारीरिक दुर्बलता, यानी जो है वृद्धजन जो बुढ़ापे लोग मतलब जो बूढ़े होते हैं, बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां और मांसपेशियां की शक्तियां कम हो जाती है, ठीक है भाई। जवानी में जो लोग रहते हैं तो बहुत काम करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में हड्डियां मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं तो उतना काम नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद जो है बीमारी खतरा लिखेंगे, उच्च रक्तचाप यानी जो है हाई ब्लड प्रेशर जो होती है, डायबिटीज, हृदय रोग आदि समस्या बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे कि जो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो है आप हिंदी में लिखिएगा, हड्डियों का कमजोर हो जाना, ये आम समस्या बन जाती है। इसीलिए इन तीनों आयु वर्गों की देखभाल के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है चिकित्सीय पोषण आहार की अध्ययन के व्यवसाय के किस तरह सक्षम बनाता है, इसके बारे में समझना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले चिकित्सीय जो पोषण होते
होते हैं, यानी जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि यही भोजन करना चाहिए, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए आहार की मतलब जो आहार ग्रहण करते हैं उसके बारे में, ठीक है, डायटिक्स इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे व्यवसायिक फायदेमंद है। पहला पॉइंट है पोषण विशेषज्ञ और आहार विशेषज्ञ रूप में कैरियर। तो यहाँ पे व्यवसायिक रूप में अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग जो है थोड़ा जानकारी हो जाती है, जैसे आपको मेहंदी लगाने बहुत अच्छी आती है मान लेते हैं, तो आप ही के पास जो लोग आएंगे आप ही के पास आएंगे, क्यों? क्योंकि आपको जानकारी है मेहंदी लगाने की। ऐसे ही अगर जो लोग पोषण संबंधी जानकारी ग्रहण कर लेते हैं कि क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, जैसे डॉक्टर होते हैं ना ऐसी सलाह देते हैं, तो आप भी आप चीजों को सीख कर कि कितनी मात्रा में प्रोटीन, वसा, जो है विटामिन, ये सब लेना चाहिए। और ये सब अगर आप जान जाते हो तो आप किसी को बताओगे, सलाह दोगे, तो आप उससे व्यवसाय भी अपना कर सकते हो, ठीक है, वही बताया यहाँ पे। तो पोषण से जुड़ी बीमारियों को इलाज में सहायता करते हैं। उदाहरण के तौर पे डायबिटीज रोगियों के लिए विशेष आहार योजना बनाना, ये सब जो है पोषण विशेषज्ञ जो होते हैं वही बता सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें नेक्स्ट है अस्पतालों और स्वास्थ्य में सेवाओं में अवसर। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं में अवसर का मतलब ये है कि अगर आपको जानकारी है पोषण संबंधित, पोषण विशेषज्ञ आप हैं, तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को सही पोषण देने के लिए आहार विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंटर पढ़ लिए हैं तो इंटर पढ़ने के बाद आप किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। ऐसे ही जब आप पोषण के विशेषज्ञ बन जाएंगे, आहार की जो है आप जो है जानकार बन जाएंगे, कैसे आहार लेना चाहिए, किस मात्रा में लेना चाहिए, कितने टाइम में लेना चाहिए, ये सब आप जानकारी हो जाएगी। जब उसके विशेषज्ञ हो जाएंगे तो आप व्यवसायिक रूप में क्या क्या कर सकते हैं वही इसमें बताना है। तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं जहां पे इनकी जरूरत होती है। आपको अगर पोषण संबंधित जानकारी है तो आप वहां पे जाके बताइए कि हमको जानकारी है, अपना सर्टिफिकेट वगैरह दिखाइए, और फिर इसके बाद जो है आप वहां पे अपना जॉब पा सकते हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पर बात करके यहाँ पे सर्जरी के बाद मरीज को जल्दी ठीक करने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। तो उस प्रोटीन युक्त भोजन कौन देगा, कौन बताएगा कितना प्रोटीन चाहिए, किस मात्रा में चाहिए, वो आहार विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ ही बता पाएंगे। तो यहाँ पे इनकी जरूरत होती है, तो आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। आगे है खाद्य पोषण। खाद्य पोषण का मतलब ये है कि एथलीटों के लिए विशेष आहार भोजन तैयार करना, यानी सॉरी यहाँ पे लिखा है खेल पोषण, ठीक है, खेल पोषण। तो खेल पोषण यानी जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए कितनी मात्रा में भोजन देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किस प्रकार से उनको जो है क्रिकेटर जो होते हैं उनको जो है ऊर्जायुक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हाइड्रेशन, इन सब के लिए प्लान बनाना, इन सब के लिए जो है ऐसा भोजन प्रदान करना जिससे वो आसानी से टिक कर खेल पाए, या फिर मतलब आसानी से वो अपने स्वास्थ्य का देख रेख कर पाए। आप इसके बारे में लिख सकते हो। आगे बात करते हैं खाद्य उद्योग में अवसर। खाद्य उद्योग में अवसर का मतलब ये है कि फूड कंपनियों में पोषण संबंधी उत्पाद तैयार करना, और वहां पे जो है अगर आप को जानकारी है तो बेबी फूड कंपनियों में पोषण वैज्ञानिक की भूमिका होती है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे फूड जो वर्कर होते हैं, जो जिनको जानकारी है, वहां पे उनकी जरूरत होती है, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार यह अध्ययन व्यवसायिकों के रोजगार के लिए अवसर प्रदान करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वैकल्पिक रूप में बात करें तो यहाँ पे डिजाइन क्या होता है, इसके विभिन्न पहलू के बारे में बताना है। तो डिजाइन आप सभी को जानते होंगे, पता है, दिक्कत नहीं होगी। रचनात्मक योजनाबद्ध तरीके से किसी वस्तु या संरचना या सेवा को बनाना जो है डिजाइन कहलाता है। जैसे कला करते हैं तो कला में डिजाइन बनाते हैं, अपने कॉपी में डिजाइन बनाते हैं। तो जो डिजाइन बनाते हैं वो रचनात्मक होना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, कलात्मक होना चाहिए। उस प्रक्रिया से अगर आप किसी वस्तु पर डिजाइन क्रिएट करते हैं तो वो डिजाइन के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद जैसे कौन कौन से पहलू हैं, ठीक है, कौन कौन से पहलू हैं, मतलब कौन कौन से काम ऐसे करने चाहिए जिससे आपका डिजाइन और परफेक्ट बनता है। तो पहला है सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र का मतलब किसी वस्तु या उत्पाद में सुंदरता और आकर्षक लाने के लिए, जैसे मान लीजिए आप बोर्ड पर कॉपी लिखोगे तो आपकी कॉपी जो कॉपी है उस कॉपी में जैसे आप लिखोगे उसी प्रकार से नंबर मिलेगा। यानी आपकी जो डिजाइन है, डिजाइन का मतलब आपकी लिखने की शैली, आप किस प्रकार से लिख रहे हो, कौन सा पेन इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब डिजाइन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे फैशन डिजाइन में रंगों और जो है किस प्रकार से पैटर्न बनाना है, किस प्रकार से रंगों को मिलाना है, ठीक है, ये सब जो है डिजाइन के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता की बात करें तो यहाँ पे डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे उत्पाद उपयोग में आसान हो। मतलब कि
ऐसे चटक भटक ज़्यादा ना हो, जैसे लोग कलर मतलब बहुत सारे कपड़े होते हैं, उन कपड़ों में बहुत ज़्यादा चटक कपड़ा होता है, तो वो आकर्षक केंद्र ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा जो है अजीब सा लगता है वो। तो उस प्रकार से डिज़ाइन नहीं बनानी है, डिज़ाइन अच्छे तरीके से होना चाहिए जिससे वो लगे कि यार डिज़ाइन बनाया गया है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन की जो है एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, जैसे मोबाइल में लोग कवर लगाते हैं ना, इसको छोड़ दीजिए, जो कवर लगाते हैं उस कवर में किस प्रकार से डिजाइन बनी है, उसकी डिजाइन पर ही निर्भर करती है कि कवर कैसा लगता है। तो आपको डिजाइन उसी प्रकार से बनानी है जैसे कि लगे कि क्या डिजाइन बनाया है इन्होंने, ठीक है। आकर्षक केंद्र होना चाहिए। आगे बात करते हैं नवाचार यानी इनोवेशन की बात करें तो नवाचार का मतलब होता है नए विचार, नए विचार। जैसे आप क्वेश्चन जब लिखोगे तो उसमें नए नए विचार उत्पन्न होते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देना है, किस प्रकार से क्या करना है। उदाहरण के तौर पे जो है स्मार्ट वॉच की डिजाइन जो स्वास्थ्य निगरानी भी करता है। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हैं जो आप दे सकते हैं, और न जाने कितने तकनीकी में जो है सुधार हुए हैं, तकनीकी में नए नए जो है आविष्कार होते रहते हैं। इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे उपयोगकर्ता अनुभव। उपयोगकर्ता अनुभव का मतलब ये है उपयोगकर्ता की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन बनाना चाहिए। यानी जो उपयोग करने वाला है, जैसे मान लीजिए आप किसी को जो है कुछ बना के दे रहे हो, तो आप जैसे सजा को दोगे, आप जैसे सजाओगे तो उस पर डिपेंड करता कि आपको कैसे वो जो है जो आपने सजा के दिया है, जो भी सामग्री है, जो भी गुलदस्ता है या फिर जो भी एनीवन जो भी आप सजा के दे रहे हो, तो डिपेंड करता कि आप सजा के कैसे दे रहे हो। जैसे गिफ्ट वगैरह होता है तो जैसा सजाओगे वैसा आकर्षक लगेगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि वेबसाइट डिजाइन जो मोबाइल और कंप्यूटर दोनों आसानी से जो है चल सकते हैं। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि डिजाइन हर चीज की होती है, ठीक है। मोबाइल क्यों नहीं गोल आया, गोल मोबाइल क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई डिजाइन उसी प्रकार से बनाया गया मोबाइल का कि जो है यहाँ पे अब तो जो है अलग अलग प्रकार के मोबाइल आने लगे हैं। तो मोबाइल और कंप्यूटर की इनकी डिजाइन भी इस प्रकार से बनाई गई है जिससे लोगों को आसानी हो देखने में, समझने में, ठीक है। आगे इसमें जो है आप लिख सकते हैं कि डिजाइन विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है, जैसे फैशन, वास्तुकला, ग्राफिक्स और तकनीकी उत्पाद में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 के सामने है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो है कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। मैं एक सिंपल भाषा में आपको हिंट दे दूं तो आप इतना समझ जाइए, हम सब क्या है, उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता वो होता है जो किसी वस्तु का उपयोग करता है, वो उपभोक्ता होता है, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि आप जो है किसी दुकान पर गए हो, ठीक है। आप दुकान पे गए हो सामान खरीदने, मान लीजिए आपने कोई कपड़ा खरीद लिया, मान लीजिए कोई लहंगा खरीद लिया आपने। अब कोई लहंगा जो खरीदा है वो लहंगा आपको सूट नहीं किया, आपको जो है आपने लहंगा पहन लिया, मान लो उसमें जो है अजीब से जो है चुभन पैदा हो गई, या फिर जो है उससे जो है बहुत सारी तकलीफें आपको हो रही हैं, आपको सेफ्टी नहीं मिल रही है उस लहंगा से, तो क्या आप उसे पहनोगे? नहीं। तो क्या आपका हक बनता है कि आपको लहंगा मिले, जो आप लहंगा खरीदने गए हो, आपको ये आपका हक बनता है कि आपको सुरक्षा प्रदान करे, यानी आपको सेफ्टी प्रदान करे, आपको जो है लाभदायक हो, आपको बेनिफिट उससे मिले। तो यहाँ पे आपका यह हक बनता है कि सुरक्षा का अधिकार, जो आप सामान खरीद रहे हो वो आपका हक बनता है, और हर उपभोक्ता के अधिकार है कि उससे सुरक्षा प्रदान होना चाहिए। तो जो मैंने समझाया है ना वही आप लिख देंगे, तभी आपका काम हो जाएगा। बस मैंने हेडिंग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उपभोक्ता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलना चाहिए, जैसे घटिया दवाओं या दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर जो है रोक लगाया जाए। बहुत सारी ऐसी घटिया दवाएं होती हैं, बहुत सारे दूषित खाद्य पदार्थ होते हैं, इनको रोक लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जो उपभोक्ता होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा का अधिकार पहला पॉइंट हो जाएगा। हमारा अधिकार बनता है, हम जो समझ लें उससे हमें सुरक्षित होना, मतलब सुरक्षा मिलना चाहिए। आगे देखिए, आगे है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें तो आपको जो भी आप सामान खरीद रहे हैं आपको जानकारी होना चाहिए कि ये सामान कैसा है, इसकी कीमत कितनी है, मतलब उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, सूचना होना चाहिए आपको, ठीक है। तो उत्पाद की घटक, कीमत, उपयोग, खतरे के बारे में सही जानकारी मिलना चाहिए। जैसे दवाओं के पैकेट पर साइड इफेक्ट की जानकारी लिखी रहती है और उसमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। तो ये सब क्या है, ये आपका अधिकार बनता
था कि आप जो है जो भी वस्तु आप उपयोग कर रहे हैं वो आपको उससे पहले आपको सूचना होना चाहिए कि ये इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। नेक्स्ट है पसंद का अधिकार। पसंद का अधिकार, मान लीजिए आप दुकान पे गए हो, आप कहोगे भैया मुझे जो वो वाला कपड़ा है ना वो वाला कपड़ा दे दीजिए मुझे, ना कोई भी कपड़ा मान लेते हैं। अब आपको जो है मान लीजिए उसका नाम कपड़े का ए है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कह रहे हो दुकानदार से भैया जो ए वाला कपड़ा है मुझे वो दे दीजिए। तो उस दुकानदार ने कहा भैया आपने कहा मैडम देखिए बी वाला कपड़ा बहुत अच्छा है, सी वाला कपड़ा बहुत अच्छा है, डी वाला बहुत अच्छा है और ई वाला बहुत अच्छा है, मतलब 50 मेल की कपड़ा दिखा दिया, लेकिन आपकी जो पसंद का वो नहीं दिखाया। तो क्या आपका अधिकार है ये? आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार ये नहीं है कि उसकी पसंद के लिया जाए, आपका अधिकार ये है कि अपनी पसंद के लिया जाए। हम अपने मन के राजा हैं, हमारा मन करेगा तो लेंगे, आपके मन से थोड़ी लेंगे, ठीक है। तो पसंद का अधिकार उपभोक्ता का होता है, ठीक है। मोबाइल कंपनियां द्वारा अलग अलग कीमतों पर फीचर्स वाले जो मॉडल उपलब्ध कराते हैं वो उपभोक्ता के पसंद के अनुसार ही निकालते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अच्छे से लिख सकते हैं, जो मैंने बताया है अगर उसको समझ जाएंगे तो वही ले देंगे, तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुनवाई का अधिकार, मान लेते हैं यहाँ पे कि आप कभी जो है आप सामान खरीदने गए हैं, आपको दुकानदार ठग लिया, ठीक है। जब आपको दुकानदार ठग लिया है तो आपको पता चला कि दुकानदार ने हमको ठग लिया है। अब क्या करेंगे? अब सुनवाई कहां से होगी? कोई सुनने वाला है तो नहीं। वहां पे कई दुकानों पे लिखा रहता है कि बिका माल वापस नहीं होगा, तो अब कैसे क्या होगा? तो इसीलिए आपको जो है उपभोक्ता केंद्र पर जाना चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता केंद्र पर जो है सुनवाई वहां पे हो सकती है। तो ग्राहक सेवा हेल्पलाइन नंबर होता है या उपभोक्ता अदालत होती है, आपको वहां पे अपनी शिकायत दर्ज करानी होती है और वहां से जो है आपको जो है सुनवाई का अधिकार मिलेगा। तो हर उपभोक्ता का सुनवाई का अधिकार भी प्राप्त है। हालांकि कोई सुनवाई मतलब कोई जो है करता होता नहीं है, कोई कंप्लेन वगैरह करता नहीं है। नेक्स्ट है निवारण का अधिकार। अगर आप सुनवाई करते हैं तो आपको निवारण भी, यानी आपको जो है उससे आपको उपचार भी मिलेगा। इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें लिख सकते हैं कि दोषपूर्ण मोबाइल की जगह नया मोबाइल या पैसा वापस मिलना, ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे इसमें लिख सकते हैं कि उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मतलब ये, जैसे जागरूक ग्राहक, जागरूक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो उपभोक्ता को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी जानी चाहिए। और जो उपभोक्ता होते हैं, जो भी उनके कर्तव्य होते हैं, जो भी उपभोक्ता चाहता है उसके बारे में जानकारी देना चाहिए, क्योंकि ये उपभोक्ता का अधिकार बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। वैकल्पिक उत्तर में मतलब अगला जो अथवा करके दिया था, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाएं के बारे में बताना है, यानी आईसीटी के बारे में बताना है। आईसीटी से संबंधित कुछ परियोजनाएं हैं उनके बारे में बताना। तो चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इसमें सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ये डिजिटल इंडिया मिशन का एक कार्यक्रम चलाया गया है। पहला पॉइंट, जैसे ई गवर्नेंस, ऑनलाइन उदाहरण आधार सेवाएं, ये सब जो है आपके डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वहीं बात करें यहाँ पे नेक्स्ट है स्वान। स्वान के बारे में बात करें तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसका पूरा नाम है स्वान। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क सभी सरकारी विभागों में डिजिटल नेटवर्किंग से जोड़ना, ये स्वान का एक जो है परियोजना है, ठीक है। आगे बात करें सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बात करें तो कोविड-19 यानी कोरोना जब आया था तो इस ऐप का जो है लॉन्च किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमित लोगों को जानकारी देने वाला ऐप जो है आरोग्य सेतु ऐप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की बात करें तो जैसे यहाँ पे दीक्षा का नाम सुना होगा, अपने श्याम का नाम सुना होगा, तो ये सब जो है यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा जो है आपको शिक्षा मिलती है। और इस प्रकार सूचना और प्रौद्योगिकी ने शिक्षा, व्यापार और सरकारी सेवाओं में क्रांति ला दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने कवर किए हैं। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मॉडल पेपर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो पक्का है कि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप समझ गए होंगे तो अगर क्वेश्चन दूसरा पूछता है तो कैसे उसका आंसर देना है ये भी आप समझ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।